तो ये मैं आपको बता दूं कि रंग अड्डा जो है छात्रों को प्रेरित करता है कि वो आलेख खुद लिखें और उसका पाठ भी करें। तो वो लिखना, पढ़ना, साथ में उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ाना सब करता है। एक माने पूरी तरह से एक छात्र को तैयार करता है ये रंग अड्डा। अब हम आते हैं अपने अगले पड़ाव पर। 14 दिसंबर 1910 में जालंधर में जन्मे उपेंद्रनाथ उर्दू एवं हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार, कहानीकार, नाटककार थे। आपने देखा होगा मैंने डेट्स बताई, तारीखें बताई। हर महीने में जन्मे कथाकार, नाटककार, विख्यात नाटककार, कहानीकार को लेकर उनके बारे में आलेख पाठ चुनिंदा लोगों का प्रत्येक माह में कुछ चुनिंदा लोग जिनका जन्म हुआ या पुण्यतिथि हो उनको उनको लेकर उनको लेकर उन पर आलेख प्रस्तुत करना, पढ़ना, लिखना और उस पर अभिनयात्मक पाठ भी करना होता है इस रंग अड्डे का पूरा। अब मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर विजया सिंह, रानी बिरला कॉलेज के प्रोफेसर हैं। उपेंद्रनाथ अश्क के नाटकों में स्त्री का विद्रोही स्वर। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और सभी साथियों का अभिवादन। उमर ने जब मुझे बताया तो हाथ में बहुत कम समय था और फिलहाल कॉलेज में समझिए कि नया आया हुआ है, तो जो अवस्था चल रही है वो सभी जानते होंगे। तो जो भी कमियां रह जाए, कमियां तो काफ़ी हैं क्योंकि उस हद तक और जिस लेवल की मेहनत की ज़रूरत थी वो मैं नहीं कर पाई। फिर भी कुछ बिंदुओं पर बात जरूर करूँगी और सुनकर शायद आपको अच्छा लगे। आज हम लोग उपेंद्रनाथ अश्क के दो नाटकों पर बात करूँगी। दो नाटक मैंने ये इसलिए लिए हैं क्योंकि ये लगभग कुछ एक जैसे हैं, अपने तथ्य में कुछ समानता लिए हुए हैं, इसलिए मैंने इन दो नाटकों को लिया ताकि एक बोलने में भी सुविधा हो और कुछ बातें कही जा सकें। और जैसे कि अभी बताया गया कि उपेंद्रनाथ अश्क का जन्म 1910 में हुआ और ये उर्दू और पंजाबी में पहले लिखते थे। बाद में ये हिंदी की तरफ आकर्षित हुए, हिंदी में आए और उन्होंने लिखना शुरू किया। जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो इनका पूरा जीवन इतना ऊर्जा से भरा हुआ है। वो कहानियाँ भी उन्होंने लिखी है, नॉवेल लिखे हैं, उन्होंने नाटक लिखे हैं, एकांकी लिखे हैं, वो उन्होंने रेडियो में भी काम किया है, फिल्मों में भी गए हैं, वहाँ उन्होंने एक्टिंग भी की है। पूरा उनका जीवन बड़ा रंग बिरंगी और बड़ा ऊर्जावान जीवन रहा है। जब मैं उनको सुन रही थी उन्होंने इतने अच्छे से कहा मैं 24 घंटे लिखता हूँ। मैं तो उन्हें देखती रह जा रही थी और उन्होंने कहा कि अब आप ये समझिए कि ये जो 24 घंटे लिखता होगा उसका वो साहित्य से कितना प्रेम करता होगा। और उनके पास जब हर तरह के विकल्प मौजूद रहे होंगे कि वो फिल्म में जा सकते हैं, वो रेडियो पर जा सकते हैं, वो साहित्य में रह सकते हैं, वहाँ वो साहित्य में रहना चुनते हैं। इससे आप साहित्य के प्रति उनकी रुचि और उनके समर्पण को समझ सकते हैं। अब मैं आती हूँ उनके दो नाटकों पर। नाटक, एक तो नाटक ही है चुंबक और दूसरा है लक्ष्मण रेखा। ये कहानी है जो नाटक के रूप में रूपांतरित की गई है। दोनों में ही मैं थोड़े से समझ के लिए थोड़ा सा मैं इसके कथानक को बताते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ जिससे आपको थोड़ी सुविधा हो। चुंबक जो नाटक है इसमें मुख्य 3 पात्र हैं, गोपा, गौतम और सरिता। गौतम जो है वो रचनाकार है, पढ़ा लिखा रचनाकार पुरुष है जो सरिता से भी प्रेम करता है, ऐसा दिखाता है कि वो सरिता से प्रेम करता है और गोपा के तो सामने ही आकर के वो प्रेम प्रदर्शन करता है। उसी तरह दूसरा नाटक है, कहानी है जो नाटक के रूप में रूपांतरित की गई है, लक्ष्मण
मैंने सुना और पढ़ा तो लगा कि नहीं, ये तो बहुत जानी पहचान, जो बहुत जाना पहचाना सा ये है, जो भी जानते होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि इसमें भी जो मुख्य चरित्र है, जो पुरुष चरित्र है, हेमेंद्र, उसकी पत्नी है मोना, जिसकी बेटी है रचना। इन दोनों की बेटी है रचना। उसके बाद भी उसकी पुरानी एक प्रेमिका है तृप्ति, जो शादी के कई वर्षों पश्चात, कम से कम 4-5 वर्षों पश्चात, और ये प्रेम तो लगभग 12 वर्षों पुराना प्रेम है, ये प्रेमिका फिर से उसके जीवन में वापस आ गई है। तो जैसा कि हम जानते हैं, उपेंद्रनाथ अष्ट पुरुष है और एक रचनाकार पुरुष है। तो इन दो नाटकों में वो पुरुष और एक रचनाकार पुरुष को लेकर, जो आधुनिक हैं, शिक्षित हैं और पितृसत्ताक हैं, ये एक मुश्किल तालमेल है, जहाँ आप शिक्षित होते हैं, आप आधुनिक होते हैं और आप पितृसत्ताक होते हैं। तो ऐसे पुरुष को पकड़ना बड़ी मुश्किल बात होती है। और स्वयं वो उपेंद्रनाथ अष्ट रचनाकार हैं, तो रचनाकार की उन बारीकियों को पकड़ते हैं, जहाँ वो बहुत शिक्षित, बहुत जानकार होने का नाटक करते हुए, एक आडंबर करते हुए, वो कैसे कई महिलाओं पर अपने जाल फेंकता है और उनको अपने गिरफ्त में रखने की कोशिश करता है। और ये भी कोशिश करता है कि उसके पास वो सारी महिलाएं रहें, वो ये भी कोशिश करता है। तो ऐसा नहीं है कि समय के क्रम में पितृसत्ता कहीं पीछे छूट गई है। ये माफ कीजिएगा, यहाँ तो पुरुष ही जाना है लेकिन यहाँ पुरुष पर टिप्पणी नहीं हो रही है, यहाँ उन लोगों पर टिप्पणी हो रही है जो दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, और उनका जो व्यवहार होता है वो बिल्कुल उसके विपरीत होता है। उसकी बात यहाँ उन्होंने की है। तो इन दोनों ही नाटकों में हम देखेंगे कि ऐसे वो पितृसत्ताक पुरुषों की बात करते हैं जो सब कुछ पा लेना चाहते हैं, और ये सब कुछ पा लेना आपकी पावर और जो सत्ता है, ये उसी का फैलाव है कि आप चाहते हैं कि आपको सब कुछ मिल जाए। और इसी से जुड़े इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव किस पर पड़ता है? आपके आसपास जो औरतें मौजूद हैं उनके ऊपर इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो उन्हीं के साथ बनते बिगड़ते संबंधों पर उपेंद्रनाथ अष्ट इन दोनों नाटकों में बात करते हैं, और इसी का विरोध कैसे ये महिलाएं करती हैं। वो भी शिक्षित हैं, लेकिन कैसे वो इस जाल में फंस रही हैं, इसमें उलझ रही हैं और इस उलझन से निकलने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, प्रेम के नाम पर सबके मन में एक सॉफ्ट कोर आ जाता है, सबके मन में एक हल्की दबी हुई कोई बात आ जाती है। लेकिन प्रेम उस तरीके से प्रेम और विवाह, अगर दोनों को मैं जोड़ूं क्योंकि इसमें दोनों की ही बात है, तो पितृसत्ताक समाज में प्रेम और विवाह अपने आदर्शवादी रूप में नहीं होते हैं। उनका रूप बहुत बिगड़ गया होता है, और कुछ वो मानसिक भावनात्मक हिंसा के तौर पर भी हमारे सामने आते हैं, जिसके बारे में बार बार उपेंद्रनाथ अष्ट अपने विभिन्न कहानियों और नाटकों में दिखाते हैं। इसमें भी उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें वो ऐसे पितृसत्ताक पुरुष की बात करते हैं जो सब कुछ पाना चाहता है, जो बड़ा पावरफुल है और उसको लगता है कि उसके हाथ में दुनिया की वो सारी चीज़ें आ जानी चाहिए जिनको वो पसंद करता है। और ऐसा क्यों ना हो? आप बताइए, जिस तरह के समाज में हम रहते हैं वहाँ अगर एक लड़का जन्म लेता है, लड़का पैदा हुआ, लड़का है, लड़की नहीं है, और लड़का है और इसके बाद उसमें हजारों गुण के बावजूद वो आधी आबादी से जन्म के साथ ही श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ लड़का जन्म से ही लड़की से श्रेष्ठ होता है, और जब आप किसी को जन्म के साथ ही श्रेष्ठ बनाते हैं, ये आज का भी सच है, ये आज का भी सच है। ये मत सोचिए कि 21वीं सदी में ये सच नहीं है, ये आज का भी सच है। और जब आज भी अगर ऐसा है तो आप सोचिए, आप पुरुष को अगर जो पुरुष इस इन्वायरमेंट में जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो कितने आत्मकेंद्रित, कितने स्वार्थी और कितने दुराग्रही होंगे, और किस तरह वो अपने आसपास के संबंधों का अपने हित में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, जो इसके दोनों चरित्र करते हैं। एक तरफ गौतम है जो रचनाकार है, कवि है, और वो
वो जो भी उसकी प्रशंसक होती है वो जब पत्र लिखती है तो वो उसको बहुत सारे पत्र लिखता है और बार बार अपने अकेलेपन, अपने झूठी कहानियां बताता है, अपने अकेलेपन, अपने अवसाद को लेकर के, अपने दुख को लेकर के, और धीरे धीरे उनकी सहानुभूति अर्जित करता है। जो लड़कियां या जो स्त्रियां आपकी कविता की, आपकी रचनाओं की पहले ही फैन है, जब वो समझती हैं कि आप दुखी हैं, वो तो कंधा देने के लिए तत्पर है। अरे हमें बड़ा ही ऐसे किया जाता है, लड़कियों को बड़ा ही किया जाता है, लड़कियां इमोशनल फूल्स है। और हर किताब में इस पर बात हो रही है कि लड़कियों को भावनात्मक तौर पर मूर्ख बना करके तैयार किया जाता है। लड़कियों की जब बात आती है तो हम तितलियों के बारे में सोचते हैं, मधुमक्खियों के बारे में नहीं सोचते। और एक लड़की भी अपने आप को एक तितली की तरह ही प्रेजेंट करना पसंद करती है, मधुमक्खी के तौर पर। मधुमक्खी सुंदर नहीं होती। हमारी एक अहर्ता, एक क्वालिटी हमारी सुंदरता को बना दिया गया है। तो जब ये सारी ऐसा माहौल रहेगा तो उसमें तो पुरुष दुराग्रही होगा। तो ये जस्ट अपनी झूठी कहानी सुना करके स्त्रियों की सहानुभूति अर्जित करता है, और ऐसे ही स्त्रियां उसको कंधा देने के लिए और उसके करीब आने लगती हैं और उनको लगता है कि वो उससे प्रेम करता है, और इस तरह वो सबके साथ कर रहा है। ऐसे दो संबंधों के बारे में तो इसमें साफ पता चल रहा है। ऐसे आंधी तूफान की एक रात है जिसमें गोपा अपने पिता के साथ है, और उस आंधी तूफान की रात में कोई इक्का वाला रुकता है, वहां से एक औरत उतरती है और उसके घर में शरण लेती है। उसका नाम सरिता है, और बातचीत के दौरान उसको पता चलता है कि ये अभी जाएगी 7 मील दूर प्रीतनगर, जो कवि है, गौतम से मिलने के लिए। जब वो नाम बताती है तो गोपा सहम जाती है, क्योंकि गोपा को तो वो खुद बताता है कि वो उससे प्रेम करता है, लेकिन गोपा ये नहीं बताती कि वो जानती है गौतम को इतने करीबियत से। और ये जब आराम करने चली जाती है तो उसी आंधी तूफान में कवि महाशय खुद आ जाते हैं घर में गोपा से अपना प्रेम प्रस्ताव लेकर गोपा के सामने। और गोपा तो इधर सरिता की बात सुन करके गोपा को इनकी सारी सच्चाई का अंदाजा हो गया। दूसरी ओर जो लक्ष्मण रेखा का रचनाकार का मुख्य जो चरित्र है हेमेंद्र, उसकी पहली एक प्रेमिका रहती है, लेकिन बीच में उसे किसी और से प्रेम होता है और वो कुछ दिनों के अंदर ही उससे शादी कर लेता है। आज उसके साथ उसकी बच्ची है, और ये 12 वर्षों की प्रेमिका भी वापस आ गई है, और अब वो उसको प्रेमिका का साथ ज्यादा अच्छा लग रहा है, अब पत्नी अच्छी नहीं लग रही। इसलिए पत्नी का जो पारिवारिक जीवन है वो जहन्नुम बना हुआ है। लेकिन चूंकि उसकी एक बच्ची है और वो हेमेंद्र से मोना प्यार करती रही है, इसलिए वो बहुत क्रोध में आकर के भी कोई ऐसा फैसला नहीं ले पा रही है जो उसको नहीं लेना चाहिए या उसको ले लेना चाहिए। तो पुरुष इस हद तक आत्मकेंद्रित और दुराग्रही हो जाता है। हम जिस तरह का हम परिवेश तय करते हैं और निर्मित करते हैं, तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम जो संबंध पुरुष बना रहे होते हैं, आप देखेंगे कि वो मुख्यतः सत्ता शक्ति संबंध है। हर बार वो बड़ा है और उसे लगता है कि वही सब कुछ तय कर सकता है, और जब ऐसा होगा तो जितने भी संबंध बनेंगे वो बराबरी और समानता के संबंध नहीं होंगे। दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें उपेंद्रनाथ अश्क दिखाते हैं, जो मैंने कहा कि पुरुष, और इन दोनों ही नाटकों में बड़े साफ तौर पर दिखता है कि केवल जो ये पितृसत्ता पुरुष हैं, जो एक कंडीशनड मेंटालिटी से आते हैं, जिनकी कुछ अपेक्षाएं हैं जीवन से और आसपास के लोगों से, क्योंकि वो हर बार अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मूल केंद्र बिंदु समझते हैं, बाकी सब हाशिए में, औरतें तो हाशिया ही है। तो वो लोग किस तरह के संबंध औरतों से बनाना चाहते हैं, वो मालिक है। तो वो औरतों की केवल आज्ञाकारिता, विनयशीलता, ये झुका हुआ भाव, ये सबमिसिवनेस, यही नहीं चाहते, वो आपकी भावनाएं भी चाहते हैं, आपकी संवेदना और सहानुभूति भी चाहते हैं, हर तरह से चाहते हैं। मतलब आप उनके गुलाम नहीं हैं, आप उनके प्रिय गुलाम हैं। मजेदार बात है कि आप उनके गुलाम नहीं हैं, वो आप उनके प्रिय गुलाम हैं। और प्रिय गुलाम कैसे हैं और कैसे बन जाते हैं, कि जितनी आज्ञाकारिता और विनयशीलता, अभी भी आप देखिए पढ़ी लिखी जो एक नई पीढ़ी, नई जमात पैदा हो रही है, सबके पास नाखून और दांत नहीं है। अधिकतर लोग नख दंत विहीन हैं। लड़कियों को ऐसे ही बड़ा किया जा रहा है। जो मैंने कहा, हम सब इमोशनल फूल्स होकर के बड़े हो रहे हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल इस पर बहुत सुंदर लिखते हैं। वो कहते हैं कि जैसे लड़कियां बड़ी होती है तो उनको इसी तरह बढ़ा, आप में कोई तार्किक चेतना नहीं है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं नहीं कर सकती हूँ। हम हर बार ये सोचते हैं कि कर देना चाहिए यार,
भला हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, या मुझे यही करना है। तो ये जो आज्ञाकारिता है, विनयशीलता है, जो समर्पण का भाव है, हर समय दे देने का भाव है, हर समय बलिदान का भाव है, हर बार आप भावनात्मक तौर पे सोच रहे हैं, दिमागी तौर पर नहीं सोच रहे हैं, ये सारी चीजें आपको अंततः कमजोर बनाती हैं। और जीवन जब एक बहुत लंबे दौर से गुजर चुका होता है तब आपको भी पता चलता है तो ये तो आडंबर था और ये बड़ी मूर्खता थी और इसमें मैंने अपना बड़ा नुकसान कर दिया। ये जीवन सिखाता है, लेकिन इस पर लेट बहुत हो जाता है, देर बहुत हो जाती है, आप पहले नहीं सीख पाते। और ये सारी जो भी चरित्रों में जो ऊहापोह है, ये सारी उसी भावनात्मक मूर्खता के कारण है। क्यों? क्योंकि आप आउट ऑफ द वे जाकर के आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आप उस प्रेम को नहीं भूल पाते। जब प्रोफेसर दास मोना को समझाते हैं कि अगर वो ऐसा कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए, वो जाकर के उसके साथ रह भी रहा है, मैंने सुना है, तो तुम छोड़ क्यों नहीं देती उसे? तो रोते बोलती कि नहीं, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। तो बोलते हैं अगर प्यार करती हूँ तो साधो उसको। ये क्या बात है? घर इतना उलझा, घर इतना छितराया हुआ, कुछ भी ठीक नहीं है, जाले लगे हुए हैं, तुम कैसे मुचड़ी साड़ी पहनी हो, ठीक करो अपने आप को, साधो चीजों को। अगर तुम प्यार करती हो उसको तो अगर साध सकती हो तो साधो, लेकिन खुद को ठीक रखो, फिर साथ वो चले या फिर वो ना चले। लेकिन विजया, माफ कीजिएगा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस तरह का विद्रोही स्वर, इसीलिए तो मैं लेकर के आ रही हूँ। जी, ये बोल करके ही आएगा, क्योंकि विद्रोही स्वर ही बाद में आता है। ये जिस काल का है, विद्रोही स्वर पहले नहीं आता। जी जी। तो ये उसमें चल रहा है, ये सारी मूर्खताएं उसमें चल रही हैं। लेकिन ये बताते हुए उपेंद्रनाथ अश योगी स्त्री की भी अर्हताएं तय करते जाते हैं। आप देखेंगे कि वो शिक्षित है, आत्मनिर्भर है, इसलिए वो धीरे धीरे अपनी परिस्थितियों से सीखना शुरू करती है। वो धीरे धीरे समझती है कि ये जो बात बोल रहा है, ये पहले तो ये दोनों पुरुष बहुत झूठ बोलते हैं, लेकिन पहले तो आपको नहीं पता चलता कि ये झूठ बोला जा रहा है। जब एक स्त्री आपके सामने आती है तो गोपा को पता चलता है ये सारी बातें तो इसने मुझसे भी कही थी, तब उसको पता चलता है कि ये पूरा का पूरा एक झूठ से बना हुआ इसका व्यक्तित्व है। उधर हेमेंद्र वो मोना से तृप्ति को लेकर झूठ बोल रहा है और तृप्ति के पास जब जा रहा है मोना को लेकर के झूठ बोल रहा है। जब प्रोफेसर दास से मिल रहा है तो इन दोनों को लेकर झूठ बोल रहा है। ये दोनों ही उसके साथ रहना चाहती हैं, वही परेशान हो जा रहा है। अगर तृप्ति चली जाए और नहीं आए तो नहीं जाएगा, वो तो पत्र लिखती है इसलिए वो लिखता है। तो गोपा को तो पता चल जाता है सरिता से, लेकिन जैसे प्रोफेसर दास मोना से बात करते हैं, तृप्ति से बात करते हैं, तो धीरे धीरे इन महिलाओं के सामने इस पुरुष का चरित्र सामने आता है। और तृप्ति खुद कहती है, अरे तो परले दर्जे के झूठे हैं, मैंने कभी इनको पत्र नहीं लिखा जब इन्होंने कहा कि इनकी शादी हो गई है, बल्कि यही मेरे पीछे पड़े रहे और ये तो ये चाहते हैं कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके मेरे साथ शादी करें। तो उन्होंने कहा कि तब तुमने पहले क्यों नहीं शादी कर ली? बोले नहीं भाई, वो तो शास्त्र को मानते थे और कहते थे कि सिमोन के साथ तो वो बिना शादी के रहे, तो मैं भी बिना शादी। आप समझ रहे हैं सारी बड़ी बड़ी बातें। तो प्रोफेसर दास बोलते हैं कि ये तो चुगल है, ये कोई शास्त्र है? ये तो शास्त्र नहीं है, तुम्हें भी तो ये समझना होगा। और आज की जो परिस्थिति है, तुम जैसे उसके जीवन में आई हो, क्या ये तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम्हारे जीवन में फिर तुम्हारे जैसी कोई और उसके पास नहीं आएगी? और तब वो क्या फिर ऐसा नहीं करेगा जो अभी मोना के साथ कर रहा है और वो तुम्हारे साथ नहीं करेगा? तो उसे समझ में आता है कि जो वो कर रही है, एक पुरुष का साथ दे रही है और एक महिला को जिसकी कोई गलती नहीं है, उसको उसके तकलीफ का वो कारण है, तो वो ये वहां फैसला लेती है कि वो इसके जीवन से निकल जाएगी। यहाँ वो अपना लाभ, अपना हित नहीं देखती और वो ये फैसला लेती है कि वो उसके जीवन से निकल जाएगी। और निकलते हुए जब वो जा रही होती है तो वहीं वो मोना को बोलते हुए जाती है कि भाई मैं तो जा रही हूँ, अपने पति को संभाल के रखो, कहीं उसके जीवन में कोई दूसरी तृप्ति नहीं आ जाए। तब मोना को समझ में आता है कि गलती इसकी नहीं, मेरा पति इसके पीछे पड़ा हुआ है। यहीं से इन दोनों स्त्रियों का विरोध निर्मित होता है। तृप्ति भी
छोड़ देती है। और मोना भी तुरंत प्रोफेसर दास के पास जाकर के बोलती है कि तृप्ति को बोलिए अगर उसे रहना हो तो रहे, मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती। तो वो कहते हैं कि वो तो जा रही है, अब तुम रह पाओगी? वो कहती है नहीं, अब मैं नहीं रह सकती। पहले मुझे लगता था कि इनकी गलती नहीं है, अब जैसा वो मुझे कह के जा रही है मुझे पता चल रहा है कि इनकी ही सारी गलती है और ये कभी भी मुझे फिर से छोड़ देगा और मैं ये पूरे जीवन इस असुरक्षा के साथ मैं नहीं जी सकती, इस तलवार के साथ नहीं जी सकती कि कभी भी कोई भी आएगी और मुझे मेरी जगह से हटा देगी, या कभी भी कोई भी आएगी और मुझे छोड़कर चला जाएगा। मैं इस तरह से नहीं रह सकती। तो उपेंद्रनाथ अस्त विरोध तो निर्मित करते हैं, लेकिन फिर प्रोफेसर दास कहते हैं कि लेकिन रूठे हुए को मना लेना ये भी तो करना चाहिए ताकि तुम्हारे जीवन पटरी पे आ जाए। तो वो कहती है कि क्यों ये रूठे हुए को मना लेना क्या बिगड़ी बात बना लेना क्या ये केवल औरत ही करेगी? ये क्या औरत का ही दायित्व है? वो बोलती है मैं उनके साथ नहीं रह सकती, मुझे लेक्चरर की जॉब मिल रही है, मैं वहां चली जाऊंगी और हाँ मैं वेट करूंगी, लेकिन ये कदम मेरा विश्वास अर्जित हेमेंद्र को ही करना होगा, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। तो इस बात को थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा सा अंत की तरफ ले जाते हुए बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं उपेंद्रनाथ दास के 2-3 बातें कहना चाह रहे हैं जो इतना समय निकल चुका है उसमें ये सारी बातें प्रूव भी हो रही हैं कि क्या स्त्री को हम जानते हैं या स्त्री को पुरुष जानता है, या जिस तरह के विवाह जिस तरह के प्रेम संबंध निर्मित होते हैं, चलते हैं नहीं चलते हैं, इसमें इसकी समस्या क्या है? इसकी समस्या एक तो ये भी है कि हमें औरतों को बड़ा ही किया जाता है ये बताते हुए कि अच्छी औरतें कौन होती हैं, अच्छी लड़कियां कौन होती हैं? जो ज्यादा नहीं बोलती और जो घर की बात बाहर नहीं बताती। तो आप अपने संबंध की बात, अपने परिवार की बात आप बाहर नहीं बताती, वो अच्छी औरतें होती हैं। तो आप सोचिए आप कभी अच्छा लिख ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपको तो अपने बारे में नहीं बोलना, हाथ ही नहीं चलेगी, आप लिख नहीं पाएंगे। आप जब लिखते हैं उसमें 90% आप अपनी बात बोलते हैं, औरतें नहीं लिख पाएंगी, मैं और किसी का नहीं जानती। इसीलिए हमारा लेखन आप लोगों के लेखन के अलग होता है। औरतों का लेखन और पुरुष का लेखन सब बोलते हैं, एक होता नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। ये हाइड जो करने की जो प्रवृत्ति है वो कभी आपको खुलने ही नहीं देती। पहली समस्या ये है। दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या ये है कि जब ये सत्ताधारी संबंध होंगे, पैट्रियार्कल संबंध होंगे, तो दो के बीच में विश्वास ही अर्जित नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलना नहीं चाहते, बोला ही नहीं जाएगा। आपको लगा सामने वाला तो समझ ही नहीं पाएगा, वो किसी और जगह पे कुछ और प्लेस एंजॉय कर रहा है, वो आपकी लाइफ ही नहीं जी रहा, तो समझेगा कैसे? ये दोनों तरफ वो हमारा ध्यान खींचते हैं। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कि कोई भी संबंध, जो कहते हैं स्त्री का विरोध इसी से है, विद्रोह इसी से है कि कोई भी संबंध, चाहे वो प्रेम का हो, विवाह का हो, या कोई भी संबंध हो, उसका आधार ही है समता, स्वतंत्रता। समता और स्वतंत्रता और सम्मान, ये 3 चीजें अगर नहीं है तो औरतें उस संबंध में बहुत कंफर्टेबल नहीं है। चौथी और बहुत जरूरी बात, इन सारी औरतें, ये जो 2 औरतें बहुत फैसला लेती है, आपको समझ में आएगा कि उनकी रीढ़ है उनकी आर्थिक आजादी। जब तक आप आर्थिक रूप से आजाद नहीं, आपके पास वो रीढ़ नहीं है कि आप अपनी सुरक्षा खोज सकें, आप अपना सम्मान खोज सकें। मैं अपनी बात खत्म करूंगी जस्ट एक छोटी सी कविता के साथ, जो कि बहुत पुरानी कविता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर बहुत एक्ट है, इसलिए पहली बार सुना रही हूँ। ये बहुत पुरानी कविता है, बदसूरत औरत। आपकी रचना? जी। सुनो, तुमसे बार बार कहा है तुमसे कि नहीं सही जाती प्यार के नाम पर जब तक तुम्हारी प्रतिहिंसा। तुम्हारे अभिमान के तीखे नाखून गड़े हैं मेरी देह में इधर उधर, तितर बितर हो गई है मेरी सुनहरी जरीदार चुन्नी, मटमैला हो गया है मन, बालों में अनचाही चिलचिलाती धूप बरसती है बरबस, चेहरे पर ना जाने कितने मुहासे यूं ही फूट पड़े हैं, आंखों में काजल टिकता ही नहीं, पलकों में उतर आई है घनी काली रात, होठों की पपड़ियों ने खुशगवार हौसलों को बांध दिया है, अछोर अकेलेपन में उबकाई से भर जाता है मेरा जिस्म। ये जो मेरे गाल पर काला तिल है ना, इतना काला नहीं देखता, जानती हूँ तुम्हें काला रंग पसंद है,
क्या कभी जान पाओगे कि हम स्त्रियां नहीं जानती तुम जैसों का प्यार क्या होता है, कैसा होता है, कैसे यह हमें बंजर बनाता है, रोज नए नए उपनिवेश गढ़ता है। सच कहूँ, हमारे तई प्रेम में होना सम्मान में होता है, सम्मान जिसकी गाढ़ी कमी लगती है तुम लोगों के पास। तुम्हारे गहरे प्यार के छिछले प्रतिशोध में उतराती मेरी चेतना ने बचा हुआ निजी शेष वापस मांगा है तुमसे। मुझे बातें करनी है हरे रंग के बारे में, जो तुम्हें नहीं मुझे बहुत पसंद है। फिर टाकना है लिबास पर सारे सितारे, बुनने हैं कोरे चटकीले अपने सपने, करनी है ढेर सारी खरीदारी तुम्हारे बिना। देखो, तुम्हारे प्यार ने मुझे बेइंतहा बदसूरत बना दिया है, और ये बदसूरत औरत तुम्हारे प्रेम, पसंदगी, इच्छाओं की गौरव गाथाओं के विरुद्ध खड़ी है, क्योंकि मसला अब केवल तुम्हारे प्रेम का नहीं है,